नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। भारत में भी इसके निवेशकों की संख्या दिन रात बढ़ती हुई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्रिप्टो को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, सभी देशों को मिलकर यह तय करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना पड़े, वरना ये हमारे युवाओं को तबाह तक कर देगा। ये पहली बार था जब किसी सार्वजनिक मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर अपनी बात रखी हो। पीएम का ये बयान तब आया जब अभी पिछले दिन एक संसदीय समिति में यह राय निकलकर सामने आई थी कि क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके रेगुलेशन की आवश्यकता है। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में वित्त मामलों में गठित संसद की स्थायी समिति की क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट काउंसिल, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में यह विचार आया कि वर्चुअल करेंसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका रेगुलाइजेशन करना आवश्यक है। यह ज्यादा जरूरी है। वहीं आरबीआई की तरफ से भी क्रिप्टो करेंसी पर चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्रिप्टो करेंसी जरूरी है या इससे दूरी बनाने की जरूरत है? इसका जवाब जानेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल मौजूद रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी से दूरी या जरूरी, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल जी से। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. Friends, we are at a historic moment of choice. Whether all the wonderful powers of technology of our age will be instruments of cooperation or conflict, coercion or choice, domination or development, operation or opportunity. अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हुए, अमन अग्रवाल जी, सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये बिटकॉइन है क्या? कैसे ये फंक्शनिंग करते हैं और क्या इनका महत्व है? धन्यवाद आपको बुलाने के लिए यहाँ के लिए। पहली चीज क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, एक आम आदमी को समझने के लिए, जैसे एक कसिनो के अंदर पिक्चरों में दिखाते हैं कि छोटे छोटे कॉइन्स चलते हैं जी, जिसको एक्सचेंज करते हैं, लोग गेम पे खेलते हैं और बाद में जाके उसकी जगह पैसा लेते हैं। इसी तरीके से कुछ कंपनीज ने एक फ्लोट करी है करेंसी डिजिटल फॉर्म में, जो माइनिंग के थ्रू निकाले जाती है। एक अलग से मशीनरी होती है, उसके थ्रू माइनिंग करके निकालते हैं वो, उसे वो कहते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी है। और वो उसी तरीके से जहां जहां उस करेंसी को उपयोग के लिए माना जाता है, वो लोग उसको अलाउ करते हैं, बाकी कहीं पे वो अलाउ नहीं होती है। और उसको फिर अगर इनकैश करना होता है तो किसी जो नॉर्मल करेंसी होती है, डॉलर हो, यूरो हो, रुपया हो, या कोई और किसी देश की करेंसी हो, युआन हो, येन हो, उसके अंदर फिर वो कन्वर्ट करी जाती है। जो इसके अलग से एक्सचेंज बने हुए हैं, जो लोग इसको कन्वर्ट करते हैं और वही कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ये तो छोटे से एक आम आदमी के समझने के लिए है। पर ये एक, जैसे मैंने बताया, कसिनो में जब आप कॉइन लेते हैं तो कहीं जाके कॉइन लेते हैं और कहीं जाके वापस कॉइन को बदल सकते हैं। ऐसे ही एक काउंटर्स हैं, उन्हीं पे जाके आप उसको बदल सकते हैं या एक्सचेंज करा सकते हैं, और ऐसे ही आप उसको कर सकते हैं। इसका मापदंड, जैसे वो कॉइन अगर बाहर लेके आ जाए कोई कसिनो से, उसके बदले में उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ऐसे ही इसका है कि जो काउंटर करते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोई नहीं जानता है, जैसे किसी के बच्चे की फीस देनी है या किसी को कोई चीज खरीदनी है, तो अगर वो कंपनी नहीं लेती है तो उसमें उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें लीगल रेगुलेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा
वो ये है क्योंकि इसको कोई निर्धारित नहीं करता है, कोई बनाता है, कहाँ बनी है, कहाँ नहीं बनी है, ये भी नहीं पता, और ये कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आएगी, ये भी नहीं पता, और जो कर एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक्सचेंज करे जा रहे हैं, बट इसका कोई मापदंड नहीं, कल को मेरा पैसा खो जाए या बिटकॉइन खो जाए या कुछ हो जाए, तो उसका कोई मापदंड करने वाला नहीं है। कोई भी जो करेंसी होती है, एक वो नेशनल एसेट्स के साथ बंधी होती है, उसके ऊपर अगर आप रुपए को भी नोट देखेंगे, कोई भी करेंसी का नोट देखेंगे, जी, उसमें लिखा होता है गारंटीड बाय, जैसे हिंदुस्तान में लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। कि 100 रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा, या 1000 रुपया, 2000 रुपया, 500 रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। सिर्फ 1 रुपए के सिक्के पे या 1 रुपए के नोट पे लिखा नहीं होता है, उस पे लिखा होता है इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सारी जो हिंदुस्तान की करेंसी उस पे लिखा होता है कोई गारंटी दे रहा है, कल को अगर मेरे को नहीं मिले, मेरे को पैसा नहीं करेंसी चल रही है, तो मैं कहाँ से लूंगा इसको? मेरे को सरकार देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगी। और इसीलिए जब डिमोनेटाइजेशन भी हुआ तो सरकार ने कहा कि आप आरबीआई में जमा कराएं, वो आपको नया नोट देंगे इसके बदले। वो मना नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, उसकी टाइम निर्धारित कर दिया गया, और उसके बाद भी उन्होंने एक्सटेंड किया उसको, पर ये नहीं मना कर सकते कि हम इस करेंसी को नहीं लेंगे या कुछ भी करेंगे। पर बिटकॉइन जैसी करेंसी जो है, जो चल रही है, फ्लोट कर रही है, उसमें कहीं पे भी नहीं कर सकते। कौन है इनका माई बाप? कौन क्रिएट करने वाला है? कौन रेगुलेट करने वाला? कोई नहीं है। और कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, चाहे वो अमेरिका के में हो, चाहे वो जापान के में हो, चाहे वो इंडिया के में हो, किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये नहीं आती है। तो सबसे बड़ा रिस्क इनका यही रहता है कि इनको करेंसी का नाम तो दे दिया, पर करेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसे में अमन अग्रवाल जी, क्रिप्टो करेंसी की ऑथेंटिसिटी कितनी है? और जिस तरह से मैसेजेस आते हैं आम लोगों के फोन में कि क्रिप्टो करेंसी ली क्या, 100 रुपए से अभी शुरुआत करें, बम्पर रिटर्न पाए, ऐसे में लोग भी ललचा जाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? क्रिप्टो करेंसी जरूरी है या फिर इससे पूरी तरह से दूरी बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये क्रिप्टो करेंसी की जो फैलावट है वो बहुत ज्यादा होती है। जी। जैसे चिट फंड हम देखते हैं, या जो अलग अलग तरीके निकले हुए हैं पैसे को घुमाने के, उसके अंदर जो है ऐसे लुभावने मैसेजेस उनमें भी आते हैं। जो चिट फंड हिंदुस्तान में चलते हैं उनमें भी लुभाया जाता है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतना ऐसा मिलेगा, वैसे मिलेगा। इसी तरीके से ये कंपनियां भी लोगों को लुभा रही हैं, और उनको ये ना बता के कि इससे क्या रिस्क है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी की जो पोजीशन है, जो हम बिटकॉइन जैसी करेंसियों की बात कर रहे हैं, उनकी ये है कि हिंदुस्तान में अरुण जेटली जी ने हमारा जो हमने काम किया था 2015 से लेके 2017 का के बीच में, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट किया उस काम को, उसके बेसिस पे अरुण जेटली जी ने इसको अपने बजट में कहा कि ये लीगल टेनेबल एसेट्स नहीं है और इनको नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है काफी सारे आरबीआई ने भी निकाला रेगुलेशन कि इसको रोक दिया जाए, पर बाद में जो क्रिप्टो करेंसीज के जो चलाने वाले थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके इसका निर्धारित कर दिया कि इसके ऊपर ट्रेडिंग अलाउ कर दी जाए। मतलब इसको कमोडिटी मान के, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इसको कमोडिटी मान के इसके ऊपर इसको ट्रेडिंग अलाउ कर दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ कर दी। पर उसके अलावा बैंक आज भी अगर आपको इसके अगेंस्ट लोन लेना है या कुछ करना, कुछ नहीं कर सकते हैं, लीगल नहीं मानते हैं। आरबीआई ने भी हमारे काम के ऊपर, भारतीय रिजर्व संस्थान के काम पे एक कमेटी निर्धारित करी जो बना रही है कि अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करे तो वो कैसे करे। और बहुत सारे देश, अमेरिका भी कर रहा है, चाइना ने भी किया है हमारे काम पे, और भी कुछ देश हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी निकालने की कोशिश की है। वो रेगुलेटेड भी होगी, स्ट्रक्चर्ड भी होगी, और उसका एक मापदंड भी होगा। पर इस करेंसी की कोई लीगल टेंडेंसी नहीं है। ये एक सट्टे बाजार जैसी इस समय चल रही है। हिंदुस्तान में इस तो कम से कम नहीं है, बहुत सारे देश, करीबन 160 देश हैं जहाँ पे इस टाइप की करेंसीज को लीगल नहीं माना जा रहा, लीगल टेंडर नहीं माना जा रहा। बहुत चुने देश हैं जहाँ पे इनको अलाउ किया जा रहा है, और वो सिर्फ वहीं पे हैं जहाँ पे अलाउ किए जा रहे हैं, और किसी भी एक आम आदमी का उन देशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे तो कोई छोटा सा केस कैसे कोई करने जाएगा अमेरिका के अंदर, और कौन सी कंपनी कहाँ पे ये पता ही नहीं, उसका कंप्यूटर कहाँ रखा है ये नहीं पता, उसने वॉलेट कहाँ रखा वो नहीं रखा पता। किसी ने वॉलेट रखा अमेरिका में, किसी ने ऑस्ट्रेलिया, किसी ने जापान में, किसी ने कुछ। तो कौन सा देश उसको निर्धारित करेगा? कौन से देश में जाए वो अपनी गुहार लेके कि मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है? तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो लुभा जाती है इन चीजों से कि नया पैसा बन रहा है, जल्दी पैसा बनेगा, और इससे लेके लोग कूद पड़ते हैं इस टाइप की इंडस्ट्री में। पर वो चीज उनको नहीं करनी चाहिए। भी है तभी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कहा जा रहा है कि तकरीबन 4000 टाइप की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज कोई रेगुलेटरी नहीं है तो कौन रोकेगा?
कल को आप और मैं चाहें तो हम लोग दोनों मिलके एक नई क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। हाँ। वो जिस चाहे माइनिंग हुई हो या नहीं हुई हो वो भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये इसका जो है एक बाजार चल रहा है, तो लोग सोचे हाँ ये तो जेन्युइन है। और इसी वजह से काफी चाइनीज कंपनीज ने भी और कंपनीज ने भी बहुत फ्रॉड किए, लोगों के पैसे लेके भाग गए और कोई उसको रोक नहीं पाया। इसीलिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटर या कहीं पे भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, वो अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं अपने घर बैठे, और कोई 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 रेगुलेटर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई फ्रेमवर्क नहीं। और कोई भी बैंकिंग, चाहे वो मैं कह रहा हूँ कोई भी वर्ल्ड ओवर किसी बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आती है ये। तो हाँ। इस वजह से सबसे बड़ी दुविधा इनकी है, और एक आम आदमी को आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि इस टाइप की चीज के अंदर कितना भी मुनाफा लगे वो अच्छा नहीं है। जैसे गलत काम करने में मुनाफे नजर आते हैं, ऐसे ही इसके अंदर काम करने में मुनाफा नजर आएगा और आपको। शुरुआती तौर ये पर मुनाफे लोगों का आपके विश्वास sustainable जीतने के लिए जानबूझकर उन्हें मुनाफा दिया जाता है, फिर जब मोटी रकम लग जाती है उसके बाद उन्हें ठग लिया जाता है। चलिए ठीक है, अमन अग्रवाल जी आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर व्हाट देन। भारत सरकार आखिरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्रिप्टो करेंसी का मायाजाल तेजी के साथ फैलता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसमें पैसे निवेश करने के लिए अपना मन बनाए बैठे हैं, लेकिन कहीं वो ठगी का शिकार ना हो जाए या उनका पैसा कहीं फंस कर ना रह जाए, इसके लिए रेगुलराइजेशन की आवश्यकता है। क्रिप्टो करेंसी के मद्देनजर वो कब होगी और कैसे होगी, इस पर करेंगे चर्चा। वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे इस खास पेशकश में चर्चा हो रही है क्रिप्टो करेंसी पर, जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। कर रहे हैं जानने की कोशिश कि ये करेंसी कितनी जरूरी है या हमें इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा पैसा कहीं फंस ना जाए। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट अर्थशास्त्री के तौर पर अमन अग्रवाल जी मौजूद है। एक बार फिर से अमन जी आपके पास आते हुए, अगर ये लगातार फैलती जा रही है, इसका मायाजाल इस कदर लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट किस बात का इंतजार कर रही है? क्यों आखिरकार अभी भी इतने स्लो प्रोसेस के साथ इस पर रेगुलेशन की बात, विधेयक लाने की बात कही जा रही है? क्यों नहीं तेजी के साथ इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा, और क्या कुछ एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर यह कहना गलत होगा कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है। अगर अरुण जेटली जी ने हमारे काम के बाद बजट के अंदर अपने 4 साल पहले बजट स्पीच में ये चीज बोली, उनकी बजट के अंदर लाइन है, तो मतलब बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सरकार का, और उसमें उन्होंने, और बजट स्पीच को सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति, हर एक वर्ग का व्यक्ति सुनता है, उसमें उन्होंने उसको कैटेगोरिकली बोला। तो अगर ये चीज क्लियरली बोली है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सरकार नहीं। दूसरा, उसके बाद फिर आरबीआई ने हमारे काम के बेसिस पे 2017 में कमेटी भी बनाई और भी कॉमर्स की मिनिस्ट्री को भी कहा, उन्होंने भी एक रिपोर्ट सबमिट करी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर डिसीजन हुआ, पर उन्होंने सिर्फ पार्शियली अलाउ किया। उसके आरबीआई ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कोई बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी फाइनेंसिंग के अंदर और चीजों के अंदर। तो ये तो क्लियर है कि सरकार इसको मानती है, उसके खतरों को मानती है, इस बात को समझती है। और आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मतलब और कोई नहीं, सबसे बड़े जो इंसान है हिंदुस्तान के, वो कह रहे हैं इस बात को, लोगों तक मैसेज दे रहे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय फोरम पे कह रहे हैं जहाँ पे विश्व में के लोग हैं, और कह रहे हैं कि सारे देशों को आना चाहिए, साथ में मिलके कहना चाहिए। आपने अभी लोगों को बताया भी ये बात, तो ये तो क्लियर है ना कि सरकार का मंशा और सरकार का जो फ्रेम है वो क्लियर है। पर कोई भी रेगुलेशन बनने में, कोई भी नियम बनने में समय लगता है, क्लैरिटी लेनी होती है, एक्सपर्ट से राय लेनी होती है, नहीं तो ऑटोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर सरकार उठ के कल को एक नया कदम निकाल देगी और एक इंडस्ट्री जो बन रही है उसको खत्म कर देगी, उससे जो है लगेगा कि ये ऑटोक्रेटिक जैसा देश है, जैसे चाइना के अंदर एक रूल बनाया जाता है। हिंदुस्तान क्योंकि डेमोक्रेसी रन है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने के, और एक बार रूल बना दिया फिर उसको चेंज ना करना पड़े, उसकी कोशिश होनी चाहिए कि ना करे। तो इसलिए सरकार थोड़ा समय लगा रही है, पर बार बार अलग अलग चैनल्स के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, और अब तो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू भी उन्होंने ये कह दिया है कि ये ठीक नहीं है और इसको संभलना जरूरी है।
जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई सेंट्रल बैंक इस करेंसी को लॉन्च करता है, डिजिटल करेंसी को, और उसके लिए माइनिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही करेंसी जैसे हम कर रहे हैं, उसमें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक जैसे 100 रुपया मैं किसी को देता हूँ ऐसे होता है, या आप और मैं आपको कुछ पैसा दूं या आप मुझे कोई पैसा दें, तो वो एक निर्धारित तरीके से कैश में ट्रांसफर होता है, बैंक ट्रांसफर होता है, उस तरीके से होना चाहिए। अभी हमें किसी एक गेटवे के थ्रू जाना पड़ता है, कंपनी के थ्रू जाना पड़ता है, तो ट्रांजैक्शन फी भी देनी पड़ती है, वो ना देनी पड़े, उसे फिर डिजिटल फॉर्म में माना जाता है। और उसको करने के लिए हम अभी मनी सप्लाई M3 देखते हैं, हो सकता है हमें M5 जो हमने प्रपोज किया वो देखना पड़े, पर सरकार उस चीज को करने के लिए थोड़ा समय लेती है, और ये एकदम से नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो इन तमाम लूप होल्स का फायदा देश के दुश्मन भी तो उठाएंगे। वो थोड़ी ना किसी और बात का इंतजार करेंगे, वो तो इसी मौके में बैठे होंगे कि कैसे देश को आर्थिक तौर पर या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। देश के दुश्मन तो इसी फिराक में रहते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर देखिए अगर सरकार ये निर्देश ले भी लेती है कि इसको ना किया जाए, कानून भी बना देती है, तो आप ये सोचें कि ये कानून लगाया जाएगा और बाहर के जो अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म करते हैं या जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, तस्करी करते हैं, वो बंद कर देंगे, वो मुश्किल है। बिकॉज क्या है कि ये पैसा कहीं पे भी और कहीं से भी लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान में इसका लेन देन हो, इसका किसी भी देश से किसी भी देश में हो सकता है। तो जो गड़बड़ करने वाला है वो तो फिर भी कर सकता है, उसके लिए डिफेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके रोकने की बात है, वो चीज है। जो जैसे प्रधानमंत्री जो कह रहे थे, उससे नुकसान जो हो रहा है कि एक आम आदमी का पैसा भी लूटेगा, एक आम आदमी जो है नष्ट हो रहा है, और साथ में वो पैसा जो एक आम आदमी ने मेहनत से कमाया वो गलत काम के लिए कल इस्तेमाल हो सकता है, उस चीज का डर है। और वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कोशिश कर रही है और रूल रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है। और जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा है, मेरे विचार में अब RBI भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी जो है इसके ऊपर प्रोएक्टिव रोल करके, और जैसे आप कह रही थी, नए मापदंड निकाल के, नए रेगुलेशन निकाल के जल्दी प्रस्तुत करेगी, ताकि एक आम आदमी को बड़ा क्लैरिटी मिले कि ये चीज ठीक है या ठीक नहीं। बिल्कुल अमन जी, हमारे दर्शकों के लिहाज से, उनकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहती हूं, आजकल स्क्विड, कोकोस्वैप, इन क्रिप्टो करेंसी में काफी तेज उछाल होने का दावा किया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आइए भाई इसमें इन्वेस्ट कीजिए, जबरदस्त और बम्पर रिटर्न आपको मिलेगा। इसके अलावा इथेरियम मेटा क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बताएं, जो पिछले 3 साल से मार्केट में फ्लोट हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि भाई 3 साल से एग्जिस्ट कर रहा है तो जेन्युइन ही होगा, क्यों ना इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा लिया जाए। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, बड़ी सारी कंपनियां अलग अलग तथ्य लेके आ रही हैं समझाने के लिए, लोगों को लुभावने के लिए। पर अब ऐसे तो जो जितने भी गलत काम कर रहे हैं, आप देखें, सट्टाबाजारी होती है, आपका उसमें बहुत मुनाफा होता है, लोग करोड़ों रुपए बना लेते हैं सट्टेबाजारी के अंदर। क्रिकेट की सट्टाबाजारी होती थी, और चीजों की सट्टाबाजारी होती थी। ये चिट फंड है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ के मालिक अभी तो जेल में बैठे हैं, उन्होंने भी जो है उल्टा सीधा पैसा लोगों से इकट्ठा किया, उनको आश्वासन दे के, उनको दिखा के। अब ये जो है एक रेगुलेटेड तरीके से, नियमित तरीके से, बाद में उसके चिट फंड के भी रूल बने सरकार के हिंदुस्तान में। अब ये कहना कि जो है क्योंकि ये लुभा रही हैं इस वजह से ये ठीक है या बहुत मुनाफा दे रही हैं, एक हर एक इंसान को पता है कि एक किसी भी चीज को करने में एक नियंत्रित तरीके से मुनाफा हो सकता है। अगर एबनॉर्मल रिटर्न जिसे हम कहते हैं, अनियमित तरीके से मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई गड़बड़ चीज है। कोई भी चीज वृद्धि होती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी अगर आप देखें, वहां पे भी मुनाफा होता है, शेयर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पर वहां पे भी एक नियमित तरीके से बढ़ता है। ये नहीं है कि आज अगर वो 10 रुपए का शेयर है तो कल वो 1000 रुपए का हो गया, और कल 1000 रुपए का है तो सीधा वो 200 रुपए का हो गया। यानी कि लोगों को अपने लालच पर भी कंट्रोल करना होगा और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। ऐसे में जाते जाते अमन अग्रवाल जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, और जाते जाते आसान शब्दों में अगर आप दर्शकों को समझा दें कि क्रिप्टो करेंसी से कितनी दूरी बरतने की आवश्यकता है। क्या जब तक इसे पूरी तरह से रेगुलाइज ना किया जाए, इससे की कोई गारंटी ना ले, कानून के तहत ये ना आ जाए, तब तक ये खतरनाक है, या उसके बाद भी इसे अवॉइड करने की आवश्यकता है? आसान शब्दों में जरा दर्शकों को समझाएं। मेरे विचार में पहली बात तो ये देखनी जरूरी है कि हिंदुस्तान अभी तक साफ कहता आया है कि इसको हाथ ना लगाया जाए। ठीक है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से उन्होंने कहा है कि इसको हाथ ना लगाया जाए। बिल्कुल, पहली चीज। और ये अलग अलग टॉप के लोगों ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, RBI गवर्नर, अब और लोग कौन होंगे जो इस बात को कहेंगे हिंदुस्तान में कि इस चीज से खतरे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक रेगुलेशन इसमें नहीं आता है तब तक तो इंसान को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम रिलीफ दिया था वो सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस पे दिया था,
और किसी चीज में नहीं दिया है। मतलब अगर कोई करेंसी लिस्ट हो गई है एज अ कमोडिटी, जैसे कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, उनकी ट्रेडिंग होती है, अगर वो लिस्ट हो गई है तो उसको उन्होंने ट्रेडिंग अलाउ की है, तो वहां तक अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो ठीक है आज की डेट में, पर ठीक है। अदरवाइज इसको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जैसे खराब चीजों से इंसान दूर रहता है, उसको दूर से नमस्ते करता है, जैसे कोरोना को करता है, बिल्कुल। इसको भी दूर से नमस्ते करके रहना चाहिए। बहुत नहीं तो अगर अच्छे कोरोना तरीके से जैसे आपने चिपकता तो समझाया ये है। चिपक बहुत सकती है बहुत आपको। शुक्रिया आपका अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस नमस्कार। खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर पैसा आपका है, फैसला भी आपका है, इसलिए सोच समझकर क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाएं। हालांकि अमन अग्रवाल जी ने कहा है कि इसे दूर से नमस्ते करें, क्योंकि जब तक ये रेगुलराइज नहीं हो जाती तब तक ये बहुत खतरनाक है। आपका सारा पैसा डुबो भी सकता है, और ऐसे में लालच से नहीं, अपने विवेक से काम लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.